मेरी चाची बहुत खूबसूरत और नौजवान थी। वह घर में अकेली रहती थी और मुझे अपने पास बुला लेती और अपनी तन्हाई मिटाती थी। मैं भी खुश होकर चाची के पास चला जाता और उसके साथ कुछ हसीन लम्हे बिताता। एक दिन चाची ने मुझे अपने घर बुलाया। मैं भी खुश होकर चाची के घर चला गया। मैं जैसे ही चाची के घर पहुंचा तो चाची वॉशरूम से नहाकर बाहर आ रही थी। जैसे ही मैंने चाची को देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। चाची ने मुझे अपना वो दिखाकर, मेरी चाची बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। वह लगती ही नहीं थी कि वह एक शादीशुदा औरत है। उस वक्त मैं अपने चाचा के घर रहने आया था क्योंकि मम्मी पापा दोनों बाहर विदेश जा रहे थे। पहले जब चाचू पापा को मुबारकबाद देने आए तो उन्होंने पापा से जाते हुए कहा कि राहुल को हमारे घर छोड़ जाए। पापा ने उन्हें काफी मना किया कि अब राहुल बड़ा हो गया है और अपना ख्याल रख सकता है, लेकिन वह नहीं माने। उन्होंने पापा को राजी कर लिया और मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। मेरे पास हमारे पुराने घर की चाबी थी जो खाली पड़ा हुआ था, जिसे मैं अपने मकसद के लिए भरपूर इस्तेमाल करता था। चाची मोनिका की शादी मेरे चाचा से 10 साल पहले हुई थी। मैं उस वक्त 10 साल का था, मगर उस वक्त चाची को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता था क्योंकि वह न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि धीमे लहजे वाली और भरपूर जिस्म की मालिक थी। चाचा और चाची की जोड़ी मिसाइल समझी जाती थी, पर अभी तक वह दोनों औलाद से दूर थे। वह दोनों ने अपनी किस्मत समझकर सब्र कर लिया था। चाची और चाचू में बहुत ज्यादा प्यार था और मेरा अंदाजा था कि चाचा चाची की हर ख्वाहिश पूरी करते होंगे। शादी के बाद चाची का बदन बहुत दिलकश हो गया था। खूबसूरत तो वह पहले ही थी, मगर अब शरीर का हर हिस्सा अपनी तरफ झुकता हुआ महसूस होता था। उस वक्त जब चाची घर की सफाई कर रही थी और मैं टीवी देख रहा था, तब चाची ने मुझसे पूछा, राहुल बेटा, आज कॉलेज नहीं जाना क्या? तो मैंने दिल ही दिल में चाची को बेटा बुलाने पर बुरा मानते हुए कहा, नहीं चाची, सेमेस्टर खत्म हो गया है ना, इसलिए 1.5 महीने की छुट्टियां हैं। चाची ने सर हिलाया और झुककर मेज पर कपड़ा मारने लगी, पर चाची का वो सब देखकर समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं और क्या ना करूं। मुझे चाची के घर आए हुए 2 दिन गुजर चुके थे। रात को खाने की मेज पर चाचू ने चाची से कहा कि मुझे 20 दिन के लिए लाहौर जाना है। अगर मुझे ज्यादा दिनों के लिए बाहर जाना होता तो वह चाची को भी साथ ले जाते, मगर इस दफा मैं चाची के घर पर था तो उन्होंने अकेले जाना ही मुनासिब समझा। मैंने चाची का रूटीन और उनकी आदतों का अच्छी तरह से अभ्यास किया था। मैंने देखा कि वह चाय का इस्तेमाल ज्यादा करती है और वह चाय में दूध बहुत डालती है और मुझे डब्बे का दूध पीने की आदत थी। अगले दिन हम दोस्त आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे थे और मैं जो कुछ बकवास कर रहा था वह बहुत गलत था। मेरी बातें सुनकर चाची बहुत हैरान हो गई। फिर उन्होंने मुझे अपनी आवाज देकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने की कोशिश की, लेकिन म्यूजिक की वजह से मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मेरी बकवास बातें काफी देर तक सुनती रही और फिर उठकर अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद मैं चाची के पास गया और कहा, मुझे चाय पीनी है चाची। चाची ने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं मेरे बच्चे, बस 2 मिनट में फ्रेश होकर आती हूँ, फिर बना देती हूँ। वह उठकर बाथरूम की तरफ चली गई। मैं गैलरी में आकर बैठ गया और सामने लॉन और फूलों को देखने लगा। एक फूल मुझे पसंद आ गया। मैंने उसे करीब जाकर देखा और फिर उसे तोड़ लिया। चाची मुझे आवाज दे रही थी। मैंने जवाब दिया, मैं बाहर हूं। तो वह हाथ में ट्रे लेकर बाहर आई जिसमें 2 कप चाय थी। उन्होंने 1 कप मुझे पकड़ाया और दूसरा खुद उठकर मेज पर रख दिया। मैंने वह फूल जो हाथ में पड़ा हुआ था चाची की तरफ बढ़ा दिया। चाची ने मुस्कुराकर फूल मेरे हाथ से ले लिया और कहा, शुक्रिया मेरे बच्चे। मेरे सारे अरमानों पर पानी पड़ गया था। मैंने चाची की तरफ देखा और कहा, चाची बोर नहीं होती आप सारा दिन घर में रह रहकर? मैं तो बोर हो गया हूँ, हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं। चाची ने कहा, नहीं समीर, मैं तो तुम्हारे चाचा के साथ हर जगह जाती हूँ, लेकिन मैं उनके बगैर कहीं नहीं जाती। मैं खामोश होकर चाय पीने लगा। रात के खाने के बाद मैंने एक मूवी लगाई और बैठकर देखने लगा। चाची भी मेरे पास आकर बैठ गई और मूवी देखने लगी।
चाची ने जब देखा कि यह वही बकवास हो रही है जो मैं दोपहर को गेम खेलते वक्त कर रहा था, तो उन्होंने कहा, अच्छा, तो ये सारी बकवास बातें तुमने यहाँ से सीखी है। वह बोली, बेटा ये तो बहुत गलत बात है, तुम बहुत ही गलत भाषा इस्तेमाल करते हो। शर्म से मेरे पसीने छूट गए। चाची ने फिर से कहा कि मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगी कि तुम पर नजर रखें, तुम हाथ से निकलते जा रहे हो। मैंने नजर उठाकर देखा और चाची से कहा, गलती हो गई चाची, मुझे माफ कर दे। पर क्या करूं, सभी लड़के इसी तरह की मूवी देखते हैं, मुझे भी उन्हें जवाब देना होता है, तो इस तरह की बातें मुंह से निकलती हैं। मेरी बात सुनकर चाची हंसने लगी और बोली कि डरो मत, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, मुझे पता है कि तुम लड़के किस तरह की बातें करते हो। अच्छा ठीक है, और कोई मूवी लगाओ, ये क्या लगाया हुआ है। तब जाकर मेरी सांस में सांस आई और मैंने चाची से पूछा कि चाची मैं कौन सी मूवी लगाऊं। उन्होंने कहा कि कोई इंडियन मूवी लगाओ। मैंने कोई इंडियन मूवी लगा दी। चाची मूवी देख रही थी और मैं चोरी चोरी चाची को देख रहा था। चाची ने अपनी एक टांग उठाकर दूसरी टांग पर रखी और सोफे की टेक और बाजू से लगकर आराम से बैठ गई। फिर मैंने भी अपनी एक टांग उठाकर अपनी दूसरी टांग पर रखी। मुझे लगा कि चाची ने मेरी इस हरकत को नोट किया है और उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। मैं भी चाची की तरह दूसरे कोने पर बैठा हुआ था। फिर चाची ने मुस्कुराते हुए अपनी पोजीशन सही की और मैंने भी उनको देखा और सही होकर बैठने में ही बेहतर समझा। चाची हंसने लगी और बोली, राहुल तुम मेरी नकल उतार रहे हो। मैंने उनकी तरफ देखकर सर हिलाया तो उन्होंने थोड़ा सा गुस्सा करते हुए कहा, तुम मुझे क्यों तंग कर रहे हो। मैंने मुस्कुराकर कहा, आपको तंग करना मुझे अच्छा लगता है। वो बोली, क्यों। मैंने फौरन कहा, कितने दिन हो गए हैं ना, किसी की डांट खाई है ना किसी से जूते, ऊपर से आप बहुत ही बोर है। मेरी बात सुनकर उनके माथे पर बल पड़े थे। उन्होंने कहा, राहुल क्या मैं वाकई बोर हूं। तो मैंने कहा, पता नहीं अकेला रहकर मेरा क्या होगा। चाची ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें मार खानी है तो मैं देती हूं। वो मुझे कोई मासूम सा शरारती बच्चा समझ रही थी और ये बात मेरे फायदे की थी। शायद इसी तरह की फिजूल बातें करते करते चाची मुझे काफी नजदीक हो गई। जब रात के 11 बजे उनके मोबाइल पर चाचू का फोन आया, वह उठकर अपने कमरे में चली गई। मैंने भी थोड़ी देर मूवी देखी और टीवी बंद किया और अपने कमरे की तरफ जाने लगा। तभी मुझे चाची के कमरे से चाची की आवाज आई, यार बहुत मिस कर रही हूं आपको, पता नहीं कैसे गुजरेंगे ये दिन। पता नहीं दूसरी तरफ से क्या कहा गया, मगर जो बात चाची ने कही थी वह मेरे लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं थी। सुबह मैं जल्दी उठा और फ्रेश होकर किचन की तरफ गया। किचन में कोई नहीं था। मैंने चाची के कमरे की तरफ जाकर देखा तो दरवाजा बंद था, यानी चाची सो रही थी। मैंने किचन में जाकर अपने लिए चाय बनाई और फिर कुछ स्लाइस गर्म करके मेज पर बैठकर नाश्ता करने लगा। मैं नाश्ता कर रहा था, तभी चाची के कमरे का दरवाजा खुला। वह बाहर निकली। मुझे देखकर थोड़ा सा शर्मिंदा होते हुए कहा, रात को नींद नहीं आई, बहुत लेट सोई थी, इसलिए सुबह जल्दी नहीं उठ सकी। मैंने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, आपको नाश्ता करना है, चलो आज आपका नाश्ता मैं बना देता हूं। वो बोली, तुम और नाश्ता, क्या बात है। मैंने कहा, आप फ्रेश होकर आए, मैं नाश्ता बना देता हूं, फिर बात करेंगे। चाची ने सर हिलाया और मुस्कुराती दोबारा अपने कमरे में चली गई। तो मैंने कहा, चाची आपको नाश्ते में क्या पसंद है। चाची ने कहा, तुम जो भी बनाओगे मैं खुशी से खाऊंगी। मैंने दोबारा सर झुकाया और कहा, जैसे आपकी मर्जी, और मुड़कर किचन की तरफ गया। नाश्ता बनाकर किचन से आया और चाची को आवाज लगाई। चाची हॉल में आई और कुर्सी पर बैठ गई। मैंने कहा, चाची आपका नाश्ता तैयार है, और ट्रे उनके सामने रख दिया। चाची मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। चाची ने मेरे सर पर हाथ फेरा और मेरे बालों को खराब कर दिया। मैंने चाची का हाथ पकड़ लिया जो मेरे सर पर था और कहा, चाची आपने मेरे बालों का स्टाइल खराब कर दिया। चाची ने प्यार से मेरे गाल पर एक हल्का सा थप्पड़ लगाया और कहा, कुछ खराब नहीं हुआ, आराम से बैठो और नाश्ता करो। चाची ने नाश्ता किया और कहा कि राहुल तुम्हारा बहुत शुक्रिया, चलो हम दोनों पक्की दोस्ती करते हैं। आज बहुत दिनों के बाद मैं इस तरह हंसी हूं और इतना अच्छा नाश्ता किया है।
मैंने मुंह बनाकर कहा, तो क्या हुआ चाची, क्या मैं आपका दोस्त नहीं हूं? चाची ने मेरे गाल पर चुटकी काटी और कहा, दोस्त हो पर कच्चे वाले, आज पक्की वाली दोस्ती करते हैं। मैंने अपने गाल मलकर कहा, यार आप आंटियों की तो ये बहुत गंदी आदत होती है, गाल ही लाल कर देती है। चाची मुस्कुराने लगी और दोनों हाथों को मेरे कानों की तरफ बढ़ाया तो मैं भागने लगा। चाची हंसते हुए मेरे पीछे भागने लगी और कहा, रुक, तुम्हें मार लगाती हूं। मैं रुक गया और अपनी कमर पर हाथ रखकर सांस लेते हुए चाची के पास गया। चाची ने एकदम मेरे दोनों कानों पर चुटकी काट ली और हंसने लगी। मैंने रोने वाली शक्ल बनाते हुए कहा, आपसे तो कोई प्यार की उम्मीद ही नहीं है, आप बहुत बेरहम हो। चाची ने हंसते हुए मुझे देखा और जहां मुझे चुटकी काटी थी और वहां प्यार करने लगी और कहा, सॉरी यार। चाची मुझसे अलग हुई और कहा, अच्छा मैं चेंज करके आती हूँ, फिर मार्केट से कुछ सामान लेकर आना है, वह ले आते हैं। मैंने कहा, ठीक है, मैं भी चेंज कर लेता हूँ, शायद कोई लड़की मेरे जाल में फंस जाए और मेरे भी मजे हो जाए। चाची ने मुस्कुराते हुए एक थप्पड़ मेरी कमर पर लगाया और कहा, राहुल थोड़ी सी तो शर्म करो। मैंने हैरानी से कहा, किस चीज से? चाची ने कहा, अपनी इस तूफानी हरकतों से। मैंने कहा, यार जिंदगी में थोड़ा सा मजा भी होना चाहिए, वरना तो सारी उम्र आप मुझे किसी काम का नहीं छोड़ेगी। चाची को पहले तो मेरी बात समझ नहीं आई, मगर जब उनको समझ आया तो उन्होंने अपने पांव से जुटी उतारी और कहने लगी, थोड़ी सी तो शर्म करो राहुल। मैं हंसकर अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद मैं कमरे से बाहर आया और सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगा। थोड़ी देर में चाची भी बाहर आ गई। जब वह बाहर निकली तो मेरी सांस ऊपर के ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। सफेद कलर की कमीज पर नीचे जीन्स में चाची को देखते हुए कहा, मैडम जी का क्या इरादा है? चाची ने पहले अपने आप को देखा और फिर मुझे देखते हुए हैरानी से कहा, क्यों, क्या हुआ? मैंने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, मैडम आपके दीवाने शहर में 1000 होंगे, मगर इतनी सुबह दुकान कौन खोलेगा? चाची को अपनी गलती का एहसास हो गया और बोली, ठीक कह रहे हो। मैंने कहा, मैडम जब आप बाहर निकलती होगी तो लोग आपको ही देखते होंगे। चाची ने मुस्कुराते हुए कहा, राहुल थोड़ी सी शर्म कर, मैं तेरी चाची हूं। मैंने भी सर झुकाकर कहा, ठीक है चाची। तो वह हंसने लगी और मेरे पास बैठते हुए कहा, बाज नहीं आओगे फ्लर्ट करने से। मैंने उनकी तरफ देखते हुए कहा, कौन बदकिस्मत आपसे फ्लर्ट करना चाहता है? चाची ने मुस्कुराते हुए कहा, माफ कर यार। थोड़ी देर की खामोशी के बाद चाची मेरे करीब आई और बोली, सच में तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? मैंने उनकी तरफ देखा और कहा, कोई आप जैसी मिली ही नहीं, वरना उसे गर्लफ्रेंड क्या अपनी लाइफ पार्टनर बना लेता, चाहे पापा को समझाना पड़ता। चाची ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अच्छी लगती हूँ आपको? तो मैंने भी फिर किसी आशिक की तरह सर झुकाकर हल्का सा कहा, बहुत ज्यादा चाची। चाची ने कहा, तू बाज नहीं आएगा। चाची ने कहा, राहुल दूध ले आओ, खत्म हो गया है। मैंने सर हिलाया और मार्केट की तरफ चला गया। वापस आकर दूध के बर्तन को फ्रीजर में रखा और चाची को बताने उनके कमरे में गया। पर सामने जो मंजर था वह पागल कर देने के लिए काफी था। चाची शायद नहाकर निकली थी और यह वक्त मुझ पर कहर बरसा रहा था और मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि टांगों में जान ही ना रही। मैं पलटने ही वाला था कि चाची ने आवाज देकर पूछा, ले आए हो दूध? मेरे हलक से तो जैसे आवाज ही नहीं निकल रही थी। मैंने सर हिलाया तो चाची आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चलती हुई मेरी तरफ आई और मेरे चेहरे के नीचे हाथ रखकर कहा, क्या हुआ राहुल? मैंने चेहरा ऊपर उठाया और उनकी आंखों में देखते हुए कहा, कुछ नहीं चाची। चाची ने मेरी आंखों में देखा और कहा, राहुल सच सच बताओ, मेरा इस तरह तुम्हारे सामने आना अच्छा है क्या? मैंने सर हिलाया और दोबारा सर झुकाकर कहा, अगर आपको लग रहा है कि मैं आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूं तो आप गलत है चाची। चाची, आपका जिस्म आपकी मोहब्बत के इजहार का जरिया है, लेकिन यही सब कुछ ठीक नहीं है। चाची ने एक लंबा सांस लिया और मुझे इस तरह देखा जैसे मैं दीवाना हूं। मैंने दोबारा सर उठाया और कहा, पर मैं यह भी नहीं चाहता कि आप थोड़ी देर के लिए मुझे अपनाएं और फिर जिंदगी भर के लिए मुझे अपने दीदार से महरूम कर दे। चाची के लिए बहुत नाजुक निर्णय था। फिर वह एक तरफ बेड पर बैठ गई और कहा, मेरे पास आओ और यहाँ बैठो।
मैं आराम से चलता हुआ उनके पास बैठ गया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर अपने दूसरे हाथ पर रखा और कहा, समीर जो मिल जाए उस पर शुक्र करना चाहिए। चाची के जहन में क्या चल रहा था और उस वक्त वहां से मैदान जंग छोड़कर भाग जाने वाली बात थी। मैं सुकून से कमरे में वापस आ गया। तभी मुझे लगा कि चाची अंदर रो रही है। उनकी सिसकने की आवाज बाहर तक आ रही थी। मैं दरवाजे के पास गया और कहा कि आप ठीक है? अंदर से कोई जवाब नहीं आया, बस सिसकने की आवाज बंद हो गई। मैंने फिर पूछा, चाची क्या बात है, आप क्यों रो रही है? अंदर से आवाज आई, राहुल मैं थोड़ी देर के लिए अकेली रहना चाहती हूँ, प्लीज अपने रूम में चले जाओ। मैंने कहा, ठीक है, आप ठीक तो है ना? चाची ने कहा, मैं ठीक हूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना चाहिए। मैं जल्दी से वापस आ गया। फिर कुछ देर बाद चाची भी फ्रेश होकर बाहर आई और मुझसे माफी मांगने लगी। उस दिन के बाद से मैंने चाची का बहुत ज्यादा ख्याल रखना शुरू कर दिया, क्योंकि वह बहुत ज्यादा तन्हाई का शिकार हो गई थी और मुझसे प्यार करने लगी थी। मैंने फोन करके चाचू को वापस बुला लिया। चाची जवान और खूबसूरत औरत थी, इसलिए वह अपनी तन्हाई को मिटाने के लिए बहुत ज्यादा तरस गई थी। लेकिन यह शुक्र है कि हम दोनों में इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ। कुछ दिन मैंने और चाची के घर गुजारे और फिर मेरे मम्मी पापा घर वापस आ गए और मैं अपने घर वापस चला गया। मेरा सभी लोगों को यही कहना है कि हमेशा घर में किसी के सहारे अपनी बहन या बीवी को अकेले छोड़कर ना जाए, क्योंकि अकेलेपन से जूझ रहा इंसान कभी भी गलत रास्ते पर जा सकता है। लिहाजा ये काम करने से पहले 1000 बार सोचे, क्योंकि आप लोगों के घर टूट सकते हैं। मर्दों को गुजारिश है कि वह अपनी बहन या बीवी को किसी के भरोसे छोड़कर ना जाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग और रोमांटिक कहानियां सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकॉन ऑन कर ले, ताकि आपको मेरी हर कहानी समय पर मिल सके। कल मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद। मोहन हमेशा मेरे आगे पीछे घूमता रहता था। मैंने उसे छोटा समझा था, लेकिन एक दिन वो मेरे करीब आया और मुझसे कहा, मालकिन मुझे छोटा समझने की गलती मत करना। उस रात जब मैंने उसे देखा तो मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई, क्योंकि उस रात मोहन ने 20 साल के लड़के की तरह नहीं बल्कि 30 साल के आदमी की तरह मुझे। दोस्तों, कहानी सुनने से पहले दिल थाम कर बैठिएगा, क्योंकि कहानी बहुत ही रोमांचक और खतरनाक होने वाली है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जिस दिन से मोहन मेरे पास सोने लगा था, तब से मेरे शरीर में बदलाव आने लगे थे। मुझे लगा था कि मोहन अभी छोटा है और उसे कुछ समझ नहीं आता होगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी गलत हरकतें मेरे सामने आने लगी। अब मुझे अच्छी तरह से समझ आ गया था कि मोहन मुझसे क्या चाहता है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक 20 साल का लड़का मेरी तरह की 40 साल की महिला को इतना सुख दे सकता है। आज से कुछ महीने पहले मैं उसको अपने गांव से अपने साथ शहर लाई थी। मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरा 1 साल का बेटा था। जब मैं काम पर जाती थी तो मोहन मेरे बच्चे की देखभाल करता और वह मेरे घर का ध्यान रखता था। मैं बिना शादी के मां बन गई थी। मेरे बॉयफ्रेंड ने शादी का झांसा देकर मेरे साथ प्रेम का खेल खेला। जब मैं गर्भवती हो गई तो मैं उसको बताने के लिए उसके घर गई और वहां मैंने देखा कि उसकी शादी हो रही थी। उसने मेरे साथ प्यार करने का नाटक किया। जब मैं गर्भवती हो गई तो उसने किसी और लड़की से शादी कर ली। मेरे पेट में पल रहे बच्चे को मारने का मेरा मन नहीं हुआ, और जब मैंने गर्भपात कराने का सोचा तब तक समय निकल चुका था। मैं 4 महीने की गर्भवती हो चुकी थी। जब मेरे मम्मी पापा को इस बात का पता चला तो उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मैं शहर आकर बिल्कुल अकेली रहने लगी। कुछ महीनों बाद मेरे दादाजी बहुत बीमार हो गए, तो मैं उनको मिलने के लिए अपने गांव गई। मेरे दादाजी ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था, इसलिए मैं गांव गई थी। जब मैं गांव पहुंची तो वहां पर सिर्फ मेरे दादाजी ने ही मेरे बेटे को प्यार से गोद में लिया था। मेरा बेटा अंश दादाजी की गोद में खेल रहा था। तभी मुझे मेरे ऑफिस से फोन आया और मैं बात करने के लिए बाहर चली गई। जब मैं वापस आई तो मेरा अंश दादा के पास नहीं
बल्कि घर के एक नौकर के पास था। मैंने देखा कि अंश उस नौकर के पास अच्छे से खेल रहा था। मैंने अपने बच्चे को उस नौकर से लिया और वहां से जाने लगी। तभी उस नौकर ने मुझे रोक लिया और कहने लगा, मालकिन, मुझे आपकी थोड़ी मदद चाहिए। मुझे पैसे की नहीं बल्कि काम की जरूरत है। उसने अपना परिचय दिया और कहा, मैं मोहन हूँ। मैं इस घर में साफ सफाई का काम करता था, लेकिन अब बड़े साहब मुझे काम से निकालने की बात कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई काम हो तो बताइए। मुझे काम की बहुत जरूरत है। मेरे माता पिता भी गरीब हैं, मुझे काम की बहुत जरूरत है। तब मैंने कहा, मेरे बच्चे की देखभाल का काम है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ शहर चलना होगा। इस काम के बदले मैं तुम्हें 10,000 रुपये महीना दूंगी। मोहन मेरे साथ शहर आने के लिए तैयार हो गया। मेरा बेटा अंश उसके साथ बहुत प्यार से रहता था। ये देखकर मैंने मोहन को अपने घर लाने का फैसला किया। अब मोहन मेरे घर में ही रहने लगा। मोहन पूरा दिन मेरे बच्चे का ख्याल रखता और घर के कामों में मेरी मदद करता। मोहन ने कुछ ही दिनों के अंदर मेरा दिल जीत लिया था। उसकी देखभाल से मेरे बेटे की सेहत भी सुधर गई थी। जो अंश मुझे रात दिन परेशान करता था, अब वह मोहन के हाथों से अच्छे से खाना खाता था। मैंने मोहन को एक अलग कमरा दिया हुआ था। एक दिन रात में अंश बहुत रोने लगा। किसी भी तरह से वह शांत नहीं हो रहा था। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर मोहन मेरे कमरे में आया और उसने अंश को मुझसे ले लिया। मोहन के पास जाते ही अंश शांत हो गया था। रात बहुत हो चुकी थी। अंश मोहन को छोड़ नहीं रहा था, तो मैंने मोहन को अपने कमरे में ही सोने के लिए कह दिया। सुबह जब मैं उठी तो अंश मोहन से लिपट कर सो रहा था। उस रात के बाद से मोहन अंश के लिए मेरे कमरे में ही सोने लगा। मोहन के आने के बाद सब कुछ अच्छे से चल रहा था। मोहन के काम से खुश होकर छुट्टी के दिन मैं उसे मार्केट लेकर गई। वहां मैंने उसके लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीदे और सैलून में जाकर उसकी नई हेयर स्टाइल बनवाई। मोहन देखने में अच्छा था, लेकिन वह एकदम साधारण तरीके से रहता था। उस दिन मैंने उसका पूरा लुक ही बदल दिया था। उसे नए अंदाज में देखकर मैं भी उस पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। कल तक जो एक साधारण सा नौकर था, वह इतना हैंडसम और स्मार्ट दिख सकता है, इसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मॉल से हम घर आए तो अंश आते ही सो गया था। मैंने उसे कमरे में बिस्तर पर सुला दिया और पानी पीने के लिए बाहर जाने लगी। तभी मोहन मेरे लिए पानी लेकर आया। जब मैं पानी पी रही थी तो मोहन मुझे अजीब सी नजरों से देख रहा था। आज मुझे मोहन के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। जब मैंने पानी पीकर गिलास रखा तो उसने मुझे गले लगा लिया। कई सालों बाद किसी पुरुष ने मुझे गले लगाया था। मैंने उसे खुद से दूर किया। तब मोहन ने कहा, मालकिन, आपकी वजह से आज पहली बार मैंने खुद से प्यार करना सीखा है। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बस इसे जीना आना चाहिए। आज आपने मेरा कायाकल्प करवाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं सच में बहुत अच्छा दिख रहा हूँ। मोहन के चेहरे पर खुशी देखकर मैं भी खुश थी। वह 20 साल का था, लेकिन गांव का लड़का होने के कारण उसका शरीर और कद काठी अच्छी थी। वह घर में भी रोजाना कसरत करता था। उसकी लंबाई भी ठीक ठाक थी। मैंने उससे उसकी पढ़ाई के बारे में पूछा था, तो उसने कहा कि मेरे घर के हालात ठीक ना होने के कारण वह ज्यादा पढ़ाई नहीं कर सका। हर सुबह ऑफिस जाने से पहले मैं अपने बच्चे को दुलार कर ऑफिस के लिए निकलती थी। आज जब मैं ऑफिस के लिए निकलने से पहले अंश को चूमने गई, तब वह मोहन की गोद में था। अचानक अंश ने अपनी गर्दन घुमाई और मेरे होंठ मोहन के गाल पर जा लगे। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। मैंने उससे माफी मांगी और ऑफिस के लिए निकल गई। शाम को जब मैं घर आई, तब भी मैं मोहन की आंखों में नजर नहीं मिला पा रही थी। मोहन ने अंश को खाना खिलाकर सुला दिया था। फिर हम दोनों ने साथ में खाना खाया। खाना खत्म करने के बाद मैं अपने कमरे में गई। वहां मैं अपनी दवाइयां ले रही थी, क्योंकि आज मैं बहुत थक चुकी थी और मेरे सिर में बहुत दर्द था। उसी की दवा मैं ले रही थी। दवा लेने के बाद भी मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा था। मैं अपने कमरे में सिर पकड़कर बैठी हुई थी। जब मोहन ने मुझे इस हालत में देखा तो वह पूछने लगा कि मालकिन, क्या हुआ है। जैसे ही उसे पता चला
कि मेरा सिर दर्द कर रहा है, उसने मेरे सिर की मालिश शुरू कर दी। मोहन की मालिश से मुझे आराम मिल रहा था। धीरे धीरे मुझे गहरी नींद आने लगी। उस रात मुझे बहुत अच्छी नींद आई थी। अगले दिन हमारे ऑफिस में पार्टी थी और मैं उसके लिए अच्छे से तैयार हो रही थी। आज मैंने गुजराती लुक अपनाने का फैसला किया। मैंने घाघरा पहन लिया था, लेकिन स्कर्ट का नॉट बांधने में मुझे दिक्कत हो रही थी। तब मैंने मोहन को कमरे में बुलाया और उससे नॉट बांधने को कहा। नॉट बांधते समय उसका हाथ मेरी खुली पीठ पर से गुजर रहा था। मैंने उसे छोटा समझा था, इसलिए मैंने उसे यह काम करने के लिए कहा था। मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं था। तैयार होकर जब मैं जाने लगी तो मोहन ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक लिया और अंदर से काजल लेकर आया। उसने मेरे कान के पीछे काजल लगाया और कहा, मालकिन, अब आपको किसी की नजर नहीं लगेगी, आप बहुत सुंदर लग रही हैं। उसकी बात सुनकर मैं खुश हो गई और ऑफिस जाने लगी। उस दिन शाम को जब मैं घर आई तो मेरे साथ मेरी एक सहेली और उसका बॉयफ्रेंड भी आया। मोहन ने आज बहुत अच्छा खाना बनाया था। मेरी सहेली रितिका और उसका बॉयफ्रेंड 4-5 दिन मेरे घर रुकने वाले थे। अगले दिन रात को मोहन ने खाना बनाया और रितिका और उसके बॉयफ्रेंड को खाने के लिए बुलाया, लेकिन वो दोनों अपने कमरे में ही ड्रिंक कर रहे थे। रितिका तो बहुत ज्यादा पी चुकी थी, वह खाना खाए बिना ही सो गई। उसका बॉयफ्रेंड अरुण हमारे साथ खाना खाने बैठा। उसने कहा, नेहा, तुम रितिका से भी ज्यादा सुंदर हो। अरुण के बोलते ही मोहन उसे गुस्से से देख रहा था। खाना खत्म करने के बाद अरुण अपने कमरे में चला गया। उसके जाते ही मोहन मुझसे कहने लगा, मालकिन, आपके ये कैसे दोस्त हैं? मुझे उस आदमी की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तब मैंने मोहन से कहा, मैं तुम्हें घर के मेंबर की तरह समझती हूँ। इसका यह मतलब नहीं कि तुम मेरे मेहमानों से कुछ भी कहे। तुम एक नौकर हो और नौकर की तरह रहो। ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा जो काम है सिर्फ वही करो, बाकी मुझे कुछ सिखाने की जरूरत नहीं। मोहन को डांटकर मैं अपने कमरे में चली गई। मैंने उसे डांट दिया था, फिर भी वह मेरे लिए पानी लेकर आया। तब मैं पानी पीकर सो गई। आज मोहन मेरे कमरे में सोने नहीं आया था, ऐसा मुझे लगा। लेकिन सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने उसे अपने बगल में पाया। जब मैं बिस्तर से उठकर बाथरूम जाने लगी तो रितिका मेरे कमरे में आ गई। वह बहुत गुस्से में लग रही थी। उसने मोहन की तरफ गुस्से से देखा और कहा, तुम्हारे इस देहाती नौकर ने मेरे बॉयफ्रेंड का हाथ तोड़ दिया है। मोहन बस सिर हिलाता रहा और बोला, मालकिन, मैंने कुछ भी नहीं किया। रात को अरुण साहब बहुत नशे में थे, तभी उनका संतुलन बिगड़ गया होगा और वे गिर गए होंगे। मोहन भला अरुण साहब पर हाथ क्यों उठाएगा? मेरे कहने पर मोहन ने उन दोनों से माफी मांगी। रितिका और अरुण तभी वहां से चले गए। मोहन मुझसे भी माफी मांगने लगा। मुझे पता था कि मोहन ने कुछ भी नहीं किया। आज मैं ऑफिस नहीं गई क्योंकि कई दिनों से मेरा शरीर थका थका महसूस कर रहा था। मैंने सोचा था कि आज पूरा दिन घर में ही रहकर आराम करूंगी। नाश्ता करने के बाद मैं फिर से 1 घंटे के लिए सो गई। अंश भी मेरे साथ सो गया था। उठने के बाद मुझे 1 कप चाय की जरूरत महसूस हुई। मैं मोहन को चाय बनाने के लिए पुकार रही थी, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। उसे ढूंढते ढूंढते मैं उसके कमरे में चली गई। जब मैं उसके कमरे में गई तो देखा कि मोहन अभी अभी नहाकर बाथरूम से बाहर आया था। उसने शर्ट नहीं पहनी थी। मैंने पहली बार उसे इस तरह देखा। मोहन का शरीर बेहद मजबूत था। उसका शरीर किसी योद्धा की तरह दिख रहा था। मैं उसे टकटकी लगाकर देख रही थी। मुझे उस वक्त कोई होश नहीं था। कई सालों बाद मैं किसी जवान मर्द को इस तरह बिना कपड़ों के देख रही थी। मैं उसे टकटकी लगाए देख रही थी, तभी मोहन ने मुझे आवाज दी। वह मेरे सामने शर्ट पहनकर खड़ा था, फिर भी मैं अपनी सुध बुध खोए उसे देख रही थी। उसने मेरी आंखों के सामने चुटकी बजाई। तब मैं होश में आई और उससे कहा कि मेरे लिए चाय बना दे। आज मैंने घर में ही थोड़ा खुद का स्किन केयर करने का सोचा, इसलिए दोपहर के समय मैं अपने कमरे में अपना पार्लर चलाने लगी। उस समय मैंने शॉर्ट्स और गाउन पहन रखा था और मैं अपने पैरों का वैक्सिंग कर रही थी।
वैक्सिंग करते समय गलती से मैंने थोड़ा ज्यादा गर्म वैक्स अपने पैर पर लगा लिया, जिससे जलन हुई और मेरे मुंह से तेज आवाज निकल गई। मेरी आवाज सुनकर मोहन भागता हुआ मेरे कमरे में आया। उसने मेरे जले हुए पैर को देखा। उसने मेरे पैर से गर्म वैक्स हटाया और वहां क्रीम लगा दी। उसके हाथ बार बार मेरे पैर पर अनजाने में फिर रहे थे और उस वक्त मेरे मन में जो भावनाएं उत्पन्न हो रही थीं, उन्हें व्यक्त करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। मेरे पैर में इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि मेरी सिसकियां निकल रही थीं। मेरी हालत देखकर मोहन ने कहा, मालकिन, अब आप आराम से बिस्तर पर लेट जाइए। आपको जो भी करना है मुझे बताइए, मैं आपकी मदद कर दूंगा। मैंने उसे मेरे दूसरे पैर का वैक्सिंग करने को कहा। मोहन ने जैसा मैंने बताया वैसा ही किया। उसने मेरे चेहरे की मसाज भी कर दी। जब वह मेरी मसाज कर रहा था तो उसके स्पर्श में एक अजीब सा सुकून था, जिसने मेरी पूरी थकान दूर कर दी। अब मोहन मेरे कुछ ज्यादा ही करीब होने लगा था और मुझे भी समझ आने लगा था कि वह मुझसे क्या चाहता है। आज रात मैंने उसे मेरे कमरे में सोने के लिए मना कर दिया। दिन भर मैं घर में नहीं होती, कम से कम रात को तो मुझे मेरे बच्चे के साथ अकेले समय बिताना चाहिए। हर बार मोहन का मेरे कमरे में आना मुझे पसंद नहीं था, इसलिए मैंने उसे कमरे में सोने के लिए मना कर दिया। इस तरह दिन बीतने लगे। कुछ दिनों तक तो मेरा बेटा अंश मोहन के बिना सो नहीं पाया, लेकिन धीरे धीरे उसने रोना बंद कर दिया और उसको मोहन के बिना सोने की आदत हो गई। इस बीच मुझे अपने अंदर कुछ अजीब से बदलाव महसूस होने लगे थे। सुबह उठते ही मेरा शरीर बहुत दुखने लगता था, जैसे सारा दिन किसी भारी काम में बीता हो। हर रात यही सवाल मेरे मन में गूंजता, अचानक ये सब क्यों हो रहा है? कहीं मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं होता? कुछ दिनों में मेरी शारीरिक पीड़ा इतनी बढ़ गई कि मुझे बिस्तर से उठने की भी इच्छा नहीं होती थी। आखिरकार मैंने ऑफिस से 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली, ये सोचते हुए कि शायद आराम करने से थोड़ा ठीक हो जाऊं। अब सारा दिन अंश मोहन के साथ ही रहता था। जब उसे भूख लगती तो वह बीच बीच में मेरे पास आ जाता। आज मैं अपने कमरे में अपनी कमर पकड़े बैठी थी। कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। मन में कई ख्याल चल रहे थे। क्या ये दर्द कोई संकेत है? क्या मुझे किसी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा? रात के 10 बजे का वक्त था। मोहन पानी लेकर मेरे कमरे में आया। मेरी कमर पर हाथ देखकर उसने समझ लिया कि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मोहन ने कहा, मैडम, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मैं आपकी कमर की मालिश कर देता हूँ। मेरी कमर इतनी दुख रही थी कि मैंने उसकी मालिश के लिए हाँ कर दी, लेकिन उससे पहले मैंने अपने कमरे की लाइट बंद कर दी। छोटे 0 बल्ब की रोशनी में मेरी कमर उसे नहीं दिखेगी, इसलिए मैंने कमरे की बड़ी लाइट बंद करके 0 बल्ब जला दिया। मोहन ने धीरे धीरे मेरी कमर पर मालिश शुरू दी। उसकी उंगलियों का स्पर्श ऐसा था जैसे दर्द को धीरे धीरे चुरा ले जा रहा हो। मैं कुछ पल के लिए पूरी तरह सुकून में खो गई। ऐसा लग रहा था कि मेरी सारी पीड़ा बस छू मंतर हो गई हो। मालिश करते करते मोहन ने अचानक पूछा, मैडम, क्या आपको कभी अंश के पिता की याद नहीं आती? उसका सवाल सुनकर मैं कुछ पल के लिए चुप हो गई। फिर उसने धीरे से कहा, आप इतनी खूबसूरत और जवान हैं, फिर भी आपने अकेले रहने का फैसला क्यों किया? उसकी बातों ने जैसे मेरे दिल को छू लिया। मैंने उससे कहा कि शायद तुम्हारे सवाल का उत्तर मेरे पास नहीं है। उस सवाल पर वहीं विराम लग गया। उसने मेरी बात सुनकर कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने मालिश जारी रखी। आज मुझे मोहन के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। मैं सोचने लगी, क्या मोहन सिर्फ सवाल कर रहा था या उसके मन में कुछ और था? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब सिर्फ एक सामान्य बातचीत थी या फिर किसी रिश्ते की शुरुआत का संकेत। उस रात मोहन की मालिश से मुझे अच्छी नींद आ गई थी। 2 दिन बाद वह तारीख आने वाली थी जब मैंने पहली बार अपने प्रेमी से मुलाकात की थी। उस दिन का इंतजार मेरे दिल में एक तूफान ला रहा था। आखिरकार वह दिन आ ही गया। सुबह से ही मैंने खुद को किसी न किसी काम में व्यस्त रखने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे रात गहरी हो रही थी, मुझे उसके साथ बिताए पल बार बार याद आ रहे थे।
आज मुझे बहुत ही अकेलापन महसूस हो रहा था। आज वह मेरे साथ नहीं था, लेकिन वह मेरे बच्चे का पिता था। अंश को देखकर मुझे रोज उसकी याद आती थी और आज मैं अपनी भावनाओं को छुपा नहीं पाई। मैं अपने कमरे में जोर जोर से रोने लगी। अंश मेरे पास में सो रहा था, इसका भी मुझे ध्यान नहीं रहा। मोहन पानी लेकर मेरे कमरे में आया। मुझे रोते हुए देखकर उसने मुझे पानी पिलाया। पानी पीते हुए मैं थोड़ा शांत हुई, लेकिन मेरी आंखों से बहते आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मेरे रोने की आवाज सुनकर अंश हल्का सा हिलने लगा। उसे जागता देख मोहन ने तुरंत कहा, आप मेरे कमरे में चलिए, अंश को आराम से सोने दीजिए। जैसे ही मैं मोहन के कमरे में पहुंची, मैं खुद को रोक नहीं पाई और उसे कसकर गले लगा लिया। ऐसा लग रहा था कि मैंने अपना होश खो दिया था। मेरा रोने का कारण सुनकर मोहन भी शांत हो गया था। वह लगातार मेरे आंसू पोंछ रहा था और मैं रोए जा रही थी। रोते रोते मैंने उसका कंधा पकड़ लिया। धीरे धीरे मैंने उसे और करीब खींच लिया। मैंने उससे कहा, मोहन, आज की रात मैं तुम्हारे कमरे में बिताना चाहती हूँ। तब मोहन ने कहा, मैडम, मैं अभी छोटा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आएगा। उसकी बात सुनकर मैंने धीरे धीरे उसे और करीब खींच लिया और कहा, मोहन, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारा साथ चाहिए ताकि मैं इस अकेलेपन को भूल सकूं। उस रात मैं उसके कमरे में थी, लेकिन सुबह जब मैं उठी तो वह मेरे पास नहीं था। उसकी शर्ट वहीं पड़ी हुई थी। जब मैं बाहर गई तो मैंने देखा कि मोहन मेरे बच्चे को दूध और बिस्किट खिला रहा था। यह देखकर मेरे दिल को एक अलग सी खुशी का एहसास हुआ। मुझे अंश का ख्याल नहीं आया था, लेकिन मोहन ने नहीं भुलाया। उसने हम दोनों माँ बेटे को खुश कर दिया था। रात की थकान के बाद मैं सुबह देर से उठी थी। दिन भर मोहन ने मुझसे नजरें नहीं मिलाई। आज रितिका मुझसे मिलने घर आई थी। वह मोहन की तरफ देख भी नहीं रही थी। मोहन ने उसे पानी दिया और कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर बातें करने के बाद रितिका जाने लगी। जाते समय उसने मुझसे कहा, जितनी जल्दी हो सके अपने नौकर को यहाँ से निकाल दो। वह दिखने में जितना मासूम लगता है उतना है नहीं। उसकी बात का मैंने खास ध्यान नहीं दिया। रोज की तरह रात को खाना खाने के बाद मोहन ने मुझे पानी का गिलास मेरे कमरे में लाकर दिया और उसने अंश को भी सुला दिया था। अंश आज बाहर हॉल में झूले में सो रहा था। मोहन उसकी देखभाल कर रहा था। मैंने अपने कमरे की लाइट बंद कर दी और सो गई। कुछ समय बाद मुझे अंश की आवाज सुनाई दी। उसकी आवाज से मेरी नींद खुली। मैं उठने वाली थी कि तभी उसकी रोने की आवाज बंद हो गई। कुछ समय बाद मुझे अपने कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। मैं चुपचाप सब देख रही थी। मोहन मेरे कमरे में आया था। उसने मेरे पास आकर यह देखने की कोशिश की कि मैं सो रही हूं या नहीं, और फिर उसने मेरा मोबाइल उठाया। उसकी वह खोजबीन देखकर मैंने जल्दी से कमरे की लाइट ऑन कर दी। मुझे जागता हुआ देखकर वह चौंक गया। मैंने उसके हाथ से अपना मोबाइल छीन लिया। मैंने उससे कहा, मोहन, यह सब क्या चल रहा है? तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? वह कुछ नहीं कहकर वहां से जाने लगा, लेकिन मैंने उसे इतनी आसानी से छोड़ने का इरादा नहीं किया था। मैंने उसे उसका वीडियो दिखाया जिसमें वह रितिका के बॉयफ्रेंड पर हाथ उठा रहा था। उस दिन अरुण के मोबाइल का कैमरा गलती से चालू रह गया था और उसमें उनकी हाथापाई रिकॉर्ड हो गई थी। सुबह जब रितिका मुझसे मिलने आई थी तब उसने मुझे वह वीडियो दिखाया था और तब से मैं मोहन पर नजर रख रही थी। मैंने कहा, मोहन, तुमने झूठ क्यों बोला? तुमने अरुण पर हाथ क्यों उठाया? तब उसने कहा, जो भी आप पर बुरी नजर डालेगा उसके साथ मैं यही करूंगा। मैडम, उस रात जब अरुण नशे में था वह आपके कमरे में आया था। वह आपके साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा था और इसलिए मैंने उस पर हाथ उठाया। मोहन की बात सुनकर मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, लेकिन तुम मुझे नींद की दवा क्यों दे रहे थे? आज मैंने तुम्हें मेरे पानी में दवा मिलाते हुए देखा है। तुम्हारी नजर मुझ पर थी और तुम जो चाहते थे वह मैंने तुम्हें दे दिया है। अब बिना कुछ कहे अपना सामान उठाओ और यहाँ से चले जाओ। मैंने गुस्से में कहा, लेकिन मेरी आवाज कांप रही थी। मेरी बात सुनकर उसने मेरी आंखों में देखा और जवाब दिया, आप जो सोच रही हैं वह गलत है।
कल रात मैंने आपके साथ कुछ भी गलत नहीं किया। मैंने आपके पानी में सिर्फ एक हल्की नींद की दवा मिलाई थी, जिससे आप मेरे पास आते ही सो गई थी, और मुझे आपके साथ कुछ भी गलत नहीं करना था। मैडम, आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैंने कहा, सच सच बताओ, तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रहे हो? मैंने शक भरी नजरों से उसे देखा। वह थोड़ी देर चुप रहा, फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, मैं आपको सच बताना चाहता हूँ। कुछ दिनों पहले मैंने आपको रात में फोन पर बातें करते हुए सुना। आपकी बातें सुनकर मैं समझ गया था कि आप फिर से अपने उस धोखेबाज बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हैं। वह शख्स आपके लिए किसी बड़ी मुसीबत का कारण बन सकता है। आप रात को उससे मिलने की योजना बना रही थी, इसलिए मैंने यह कदम उठाया और आपको नींद की दवाई दी। तुमने मेरी बातें सुनी? तुम कौन हो और तुम्हें मेरी जिंदगी में इतनी दिलचस्पी क्यों है? मैंने उसकी तरफ बढ़ते हुए पूछा। उसने कहा, आपके पिताजी ने मुझे आपकी मदद के लिए यहाँ भेजा था। वो आपकी बहुत परवाह करते हैं। उन्होंने मुझे आपकी तस्वीर दिखाकर बताया कि आप किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करती। जब मैंने आपको पहली बार देखा तो ऐसा लगा जैसे आप मेरे दिल के बेहद करीब आ गई थीं। लेकिन मैंने ठान लिया था कि मैं सिर्फ आपकी भलाई के लिए काम करूंगा, चाहे जो हो। थोड़ी देर रुककर उसने मेरी ओर देखा और आगे बोला, लेकिन जब मैंने यहाँ आकर देखा कि आपका बॉयफ्रेंड आपको धोखे में रख रहा है, तो चुप रहना मेरे लिए मुश्किल हो गया। उसने अपनी पत्नी को तलाक नहीं दिया है और वह आपके करीब सिर्फ इसलिए आ रहा है ताकि आपके बच्चे को अपने पास ले जा सके। उसका मकसद कभी भी सच्चा नहीं था। यह सुनकर मेरे पैर तले जमीन खिसक गई। मैंने उस पर भरोसा नहीं किया, लेकिन उसने जो बातें कही उनका सच जानने के लिए मैंने जांच की। जो कुछ भी उसने कहा था वह सच निकला। मेरा बॉयफ्रेंड मुझे धोखा दे रहा था। कुछ समय बाद मैंने मोहन से पूछा, तुमने यह सब क्यों किया? तुम्हारा मकसद क्या था? उसने कहा, मैं सिर्फ यह चाहता था कि आप सुरक्षित रहें। आपके लिए मेरी भावनाएं सच्ची हैं, लेकिन मैंने कभी उन भावनाओं को आप पर थोपने की कोशिश नहीं की। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मोहन जैसा ईमानदार और सच्चा इंसान मेरी जिंदगी में था। उसने मेरी सुरक्षा के लिए जो किया वह किसी और ने शायद ही किया होता। आज मैं मोहन के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर चुकी हूँ। उसने मेरे भरोसे को जीता और मुझे एक ऐसा साथी दिया जो मुझे और मेरे बच्चे को दिल से चाहता है। मेरे पिताजी की वजह से आज मैं इस खुशहाल जिंदगी का हिस्सा हूँ। मोहन जैसा पति पाना मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं। दोस्तों, जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हमारी आंखें बंद हो जाती हैं और दिल पूरी तरह भरोसा कर लेता है। उस वक्त हमें न अपनी समझ दिखती है, न किसी और की बात सुनाई देती है। ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मैंने आंखें मूंदकर अपने बॉयफ्रेंड पर भरोसा किया। लगा कि वो मेरा हर पल साथ देगा, लेकिन वही इंसान जिसने साथ निभाने की कसम खाई थी, उसने मुझे धोखा दे दिया। और सोचने वाली बात यह है कि जिसने कोई वादा नहीं किया था वो हर पल मेरे साथ खड़ा रहा। दोस्तों, सोचिए इस कहानी ने हमें क्या सिखाया। क्या आपको भी लगता है कि प्यार करने से पहले हमें दिल ही नहीं, दिमाग भी लगाना चाहिए? किसी को जानने और समझने का वक्त देना चाहिए। क्या प्यार में भरोसे से पहले समझदारी जरूरी है, या दिल के फैसले ही सबसे सही होते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। शायद आपकी सोच किसी की जिंदगी बदल दे। ऐसी ही दिलचस्प और रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।